कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड का फाइनेंशियल जो रिजल्ट रहा है, ग्रोथ कैसी है और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप उसे देख सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या फिर रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आप प्लीज़ खुद से रिसर्च करिए। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हर बार मैं कंपनी को ओवरव्यू देती हूँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको वो दे देती हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है प्लास्टिक मोल्डिंग करती है, यानी कि ये प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि एक कार है तो उस कार में क्या क्या पार्ट्स लगेंगे, वो सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है। एक सेपरेट प्रोडक्ट, सॉरी सेपरेट पार्ट, हर एक प्रोडक्ट का जो भी है सेपरेट पार्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। देन उसे आगे भेजा जाता है जिस भी कंपनी ने इन्हें ऑर्डर दिया है। देन वो उसे असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक सेल करते हैं। तो ये जो कंपनी है बीच में सप्लाई चेन का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ये करती है उन पार्ट्स का। तो ये ऐसा कुछ इनका बिजनेस है। इसके अलावा ये इंडिया बेस्ड है। ऑल इंडिया में इनकी 8 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी अपना ये जो प्रोसेस है वो करते हैं। प्लस इसका जो मार्केट कैप है वो है 200 करोड़ का, यानी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से थोड़ी और छोटी कंपनी है। और इस कंपनी को 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, यानी कंपनी का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मैंने आपको एक कंपनी का बेसिक चीज़ें बता दी है। अगर आपको डिटेल में समझना है, मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में समझाया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखिए। अब हम समझेंगे कि इस बिज़नेस के या फिर इस जो कंपनी है इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस कंपनी के लिए एक एडवांटेज की तरह काम करती है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सपीरियंस, विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पे कंपनी के पास में 70 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। प्लस अभी अब जैसे है ना, ये जो फील्ड है इसमें ऐसा है कि रोज़ एक नया इनोवेशन हो रहा है। कंपनी एक डाइवर्सिफाई तरीक़ों से काम करी, यानी कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में जो है इनके प्लास्टिक प्रोडक्ट यानी जो प्लास्टिक पार्ट है वो बन के जाते हैं। यानी मैंने आपको अगर एक बार वीडियो में तो बता दिया, एक बार मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर, ऐसे कई प्रोडक्ट्स जो हैं उसके पार्ट्स बना रहे हैं कंपनी। प्लस जो ऑटोमोटिव वाला सेक्शन है जहाँ पे कार्स और नए नए व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इन सब के बना रहे हैं। प्लस रेलवे में इनका प्रेजेंस है। रेलवे के जो भी इंटीरियर और एक्सटीरियर में पार्ट्स होते हैं पॉलीमर के, या जो भी प्रोडक्ट है जो भी सिंथेटिक प्रोडक्ट में आता है, उसके पार्ट से ये बना रहे हैं कंपनी। तो इनका जो देख सकते हैं हम लोग, जो सेक्टर है वो डाइवर्सिफाइड है। किसी भी एक सेक्टर में नहीं सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ हाउस होल्ड में नहीं सप्लाई कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ऑटोमोटिव में नहीं है, हर जगह इनका प्रेजेंस है। यानी इनका जो प्लास्टिक का पार्ट बन रहा है किसी भी चीज़ का, वो अलग अलग सेक्टर्स में जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इन्होंने एक्सपीरियंस से आया है ये चीज़, प्लस इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है खुद को। प्लस ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं, एक्सपीरियंस और डाइवर्सिफिकेशन जो कंपनी का ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स को लेके। प्लस जो डाइवर्स फैक्ट्रीज़ है, देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे ये जो है कंपनी बीच में सप्लाई चेन है, इन्हें दूसरे कंपनी से ऑर्डर मिलेगा, फिर ये जो कंपनी है ये आगे कस्टमर को सप्लाई करेगी। ये बस उसके पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी, देन उसे यहाँ भेज दिया जाएगा और यहाँ पे वो वर्कशॉप्स में असेंबल होके एक फाइनल प्रोडक्ट बन के फिर कंज्यूमर तक जाएगा। तो यहाँ ये प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये कंपनी तो चाहेगी ना जितना जल्दी हो सके बना दे। तो ऑल इंडिया में जो इनकी फैक्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उससे एक फ़ायदा है कि जल्दी डिलीवर हो सकता है, जल्दी सप्लाई हो सकता है। अगर काफ़ी एरिया में आपकी फैक्ट्रीज़ हैं तो आप किसी भी फैक्ट्री से, नियरेस्ट फैक्ट्री हम कह सकते हैं, वहाँ पे बना के सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इनके लिए। प्लस नया टेक्नोलॉजी। अब अगर आप देखो तो ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आप कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो, मिक्सर ग्राइंडर या फिर वॉशिंग मशीन, तो आप देखो ना पिछले कुछ सालों में कितना चेंज आ गया। आप 4 साल पहले का मॉडल अगर उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अलग हैं, आजकल नया बन रहा है।
हर एक चीज़ जो है, इवन छोटे से छोटा पैनल है या कोई स्विच है, उसमें भी कई तरह की डिज़ाइंस है, यानी कि कई तरह का हम कह सकते हैं उस प्रोडक्ट को पूरा यूटिलाइज करने के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, यानी कि हर पार्ट को एक नई तरीके से बनाया जा रहा है, इनोवेट किया जा रहा है। तो ये जो है एक हम कह सकते हैं ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। कैसे? क्योंकि अगर कंपनी ये जो इनोवेशन है, जो नए नए डिज़ाइंस बन रहे हैं, इसे अडॉप्ट नहीं करेगी तो पीछे रह जाएगी। अगर कंपनी बोलती कि नहीं, अभी जो ट्रेडिशनल इसका डिज़ाइन है हम वही बनाएंगे, या फिर जो पिछले टाइम हमने बनाया था वही चीज़ होगी, तो यहाँ पे कंपनी लैग कर जाती है। इनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है मार्केट से धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को और कस्टमर को, इन दोनों को तो नया जो चीज़ है, मॉडर्न है, जो लेटेस्ट है, वही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है टाइम के साथ साथ अपडेट हुई है, इन्होंने नई नई चीज़ें अडेप्ट की है। तो ये जो है एक नया टेक्नोलॉजी इन्होंने अडेप्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। अब 70 साल का एक्सपीरियंस तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रोज़ नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, रोज़ नया इनोवेशन हो रहा है हर एक पार्ट में। तो ये जो है कंपनी सीख रही है, यानी हर दिन उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो ये एक उनके लिए एडवांटेज है। प्लस इसी के अलावा अभी हमें थोड़े से की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करेंगे, नहीं से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस सेक्टर में या फिर इस कंपनी को हेल्प कर रही है एक्स्ट्रा रेवेन्यू या फिर जो ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं वो जनरेट करने में। सबसे पहला नो डाउट डिमांड। प्लास्टिक का डिमांड इतना है, मतलब हर घर में, हर घर तो छोड़ो, हर एक एरिया, एक छोटा सा एरिया, इवन अभी भी मैं 50 चीज़ें लेके बैठी हूँ जिनमें प्लास्टिक है। पेन, इवन हमारे कपड़ों में आजकल प्लास्टिक रहता है, माइक्रो प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं। एवरीथिंग, जो टेबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ में प्लास्टिक है। तो इट्स लाइक कि प्लास्टिक का डिमांड जब से प्लास्टिक इनोवेट हुआ है तब से बढ़ ही रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि डिमांड भी कभी भी कम होता हुआ दिखा है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाई ड्यूरेबल है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हल्का है कंपेयर टू मेटल एंड वुड। एक लकड़ी की चेयर और एक प्लास्टिक की चेयर में बहुत फ़र्क है। प्लस इसमें जंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, जो दीमक लकड़ी में लग जाती है वो नहीं है, और भी कई सारे एडवांटेजेस इसके हैं, सस्ता है। तो इस वजह से प्लास्टिक का जो डिमांड है काफ़ी हाई है, हर सेक्टर में इसका यूज़ हो रहा है। इवन आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनमें भी आई थिंक मेटल का जो यूज़ है काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, जो हार्ड प्लास्टिक है, मुझे उसके मटेरियल का आइडिया नहीं है, बट उनमें काफ़ी हद तक जो है ऐसे प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। कोई एक मटेरियल होगा इंडस्ट्री में, मेरे को आइडिया नहीं है, बट उस प्लास्टिक का या उस सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं हम कैसे बढ़ रहा है। हालांकि ये चीज़ थोड़ा सा एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी हार्मफुल भी है, हमारे बॉडी के हिसाब से भी हार्मफुल है। जैसे कि साइंस बताता है माइक्रो प्लास्टिक जब बॉडी में जाता है तो कैंसर का रीज़न और भी कई सारे डिजीजेस बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, बट स्टिल डिमांड हमेशा से बढ़ रहा है। तो आजकल आपने देखा होगा जो मकान पहले बनते थे, जो भी घर पहले खड़े किए जाते थे, उनमें लोहे के जो डाले जाते थे, सरिये जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो भी आजकल ना चेंज हो गया। उसमें भी एक अलग मटेरियल आ गया है, मुझे उसका नाम इतना अच्छे से नहीं पता है, बट इट इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक ही जैसा कोई सिंथेटिक ही मटेरियल है कोई ना कोई, उससे बनाए गए हैं ताकि उनमें जंग ना लगे, उनका कॉस्ट कम हो सके, और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं उसके। तो जो घर में भी घर की जो दीवारें हैं उनमें तक प्लास्टिक है, जो बनी ही उनसे है, तो फिर हर चीज़ में ही है फिर तो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ये ऑलरेडी पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए मशीन्स आ रहे हैं, और कंपनी उसे अडॉप्ट भी कर रही है ताकि एक्स्ट्रा जो है वैल्यू एडिशन अपने क्लाइंट को दे सके, कंपनी को दे सके, ताकि एंड ऑफ द डे कस्टमर जो है उसके वैल्यू एडिशन का फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा स्केल, अभी जो कंपनी का 8 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा कंपनी अभी नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है उसमें भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट तक आप वेट करें, मैं आपको ये भी समझाती हूँ। तो ये कुछ 3-4 की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू में। अगर कंपनी खुद को लार्ज स्केल पे ग्लोबल प्रेजेंस अपना बढ़ा ले तो और ज़्यादा यहाँ पर कंपनी को अपना अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता दिखेगा।
अब अगर मैं थोड़ा-सा मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, अभी लंबे समय से कोई चेंज नहीं आया है। इनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर सुरेश भोजवानी और इनके जो भाई हैं मिस्टर करण भोजवानी, तो ये ही हैं जो कंपनी को काफ़ी वक्त से चला रहे हैं। तो मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। अंदर से डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो खैर होते रहते हैं, लेकिन एमडी वगैरह में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है। प्लस अभी जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं, इसमें थोड़ा सा होता रहता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, टेक्नोलॉजी है तो चेंज होना ही पड़ेगा। तो वो वाला चीज़ जो है ये यहाँ पे देखने मिलेगा। स्ट्रैटेजीज़ हैं तो ये तो अडॉप्ट करेगी ही कंपनी, वरना इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म भी हो सकता है अगर स्टिल वो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस पे बेस्ड रहें या फिर वही प्रोडक्ट्स पार्ट्स जो है प्लास्टिक के बना के बेचते रहे, तो यहाँ चेंज होना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अभी फ़िलहाल मैनेजमेंट में तो चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रैटेजीज़ होती रहती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कैपेसिटी बताऊं, इसका जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है कितना कर रहे हैं लोग, तो अभी जो हैं कंपनी के पास में 8 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे जगह हैं अगर मैं आपको बता दूँ, पीतमपुर, तारापुर, पौंडीचेरी, गुड़गांव, इसके अलावा थाने, पुणे, चेन्नई, देहरादून, ऐसी जगहों पे इनका प्रेजेंस ऑलरेडी है। तो यानी कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम कह सकते हैं। प्लस अभी ये लोग सिंटेक्स LLC, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सिंटेक्स और सिंटेक्स LLC डिफरेंट है। तो सिंटेक्स LLC का जो कंपोजिट डिवीज़न है वो अभी इस कंपनी ने एक्वायर किया है। अब जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, जो फ्यूचर में शायद कंपनी खुद को एक्सपैंड करे, वो एक दो पॉइंट्स हैं। फ़िलहाल कंपनी ने ये बोला है कि ये जो अपना यूटिलाइजेशन है, जो फैसिलिटीज़ का जो यूटिलाइजेशन है वो अभी बढ़ाएंगे, यानी उससे ऑलमोस्ट 100% तक हम कह सकते हैं। तो 100% तक ये उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। प्लस जो नया इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जो मैंने नॉर्थ अमेरिका का बताया था आपको, तो सिंटेक्स LLC के थ्रू ये लोग जो नया फैसिलिटी इन्होंने USA में भी खोला है, उसके थ्रू ये नॉर्थ अमेरिका में एंट्री लेना चाह रहे हैं, जिसका इफेक्ट शायद हमें आने वाले फ्यूचर में दिखे। वहाँ से भी शायद कंपनी एक्सपोर्ट वाला जो बिज़नेस है उसमें एंट्री ले सके। एक्सपोर्ट नहीं, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस वाला जो बिज़नेस है, जो वहाँ पे उनको जो फ़ायदे होंगे ग्लोबल प्रेजेंस होने का, तो वहाँ पे शायद इनको फ़ायदा होता हुआ दिखे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो कंपनी है ऑल इंडिया तो बढ़ाती ही रहती है। अभी फ़िलहाल हरिद्वार में भी ये लोग अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि कोई एग्रेसिव प्लान नहीं है एक्सपैंड करने का या केपेक्स करने का। इट्स लाइक कि ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उन्हीं को बढ़ाया जा रहा है। कोई एग्रेसिव जो तरीका है वो तो शायद अभी मुझे ऐसा लगा नहीं कोई एग्रेसिवली हो रहा है। बट हाँ, जो मिनिमल है, जो नॉमिनल है, जो कंपनी को करते रहना चाहिए, साल दर साल होता रहता है, वही कुछ है। इसके अलावा फाइनेंशियल अभी परफॉर्मेंस और ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो अभी जो Q1 का रिज़ल्ट आया है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। प्लस इसे हम फिर कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। तो यहाँ जो भी Q1 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है वो ये है कि टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है वो है 101 CR, यानी 101 करोड़ का जो है कंपनी ने टोटल रेवेन्यू बनाया है। इसके अलावा उसमें से जो नेट प्रॉफिट है वो है 3.17 CR, यानी कि 3 करोड़। पीछे का डिजिट मुझे थोड़ा सा लग नहीं रहा है, मैं बोल पाऊँगी। तो 3 करोड़ अगर आप थोड़ा सा इसको ले लो तो ये जो है 3 करोड़ तक का हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम पैट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3.14% तक का हमें पैट मार्जिन देखने के लिए मिला है, जो कि पिछले कुछ पैट मार्जिन से बड़ा है। मैं आपको एक बार बताऊंगी भी कि कितना कितना था और अभी कितना हो गया है। सो ईयर ऑन ईयर अब मैं इसका कंपैरिजन करूँ, यानी कि पिछले साल Q1 FY25 में जो इन्होंने दिया था अपना रिज़ल्ट, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ कि पिछले एक साल से, क्योंकि उस क्वार्टर को एक साल हो गया, अभी क्या बढ़ा है क्या घटा है, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर पे आपको पहले बता देती हूँ FY25 Q1 में इनका क्या था रिज़ल्ट, तो वो था
इन्होंने टोटल रेवेन्यू किया था 83 CR का और नेट प्रॉफिट इन्होंने किया था 2.4 CR का। तो यहाँ पे जो पेट मार्जिन था वो था 2.8%। अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले रेवेन्यू बता देती हूँ। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 21% का ग्रोथ हमें देखने मिला है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें 28% का ग्रोथ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि अच्छा है। मतलब इनका जो बिजनेस है उसके हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट का मार्जिन है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। मतलब अच्छा किया है कंपनी ने, पहले तो लॉस मेकिंग में थी तो अभी उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर मैं क्यू ऑन क्यू की बात करूं, यानी कि पिछले जो क्वार्टर गया है, अभी मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ था और अभी जो जून में क्वार्टर एंड हुआ है, इन दोनों में जो 6 महीने में जो 3 क्वार्टर आ गए उनमें क्या फ़र्क आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको पहले Q4 FY25 का रिज़ल्ट बता देती हूँ, जो कि रहा है 85 CR तक का, यानी कि आप मान के चलो अभी वाले से 2 CR थोड़ा कम हो गया है, सॉरी बढ़ा है, मैंने गलती से FY25 का बता दिया। ये मैं आपको कंपैरिजन बाद में बता दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 85 CR अभी इन्होंने किया है, नहीं पिछले क्वार्टर में किया था, और नेट प्रॉफिट इनका रहा है 1.8 CR Q4 FY25 में। इसका जो पेट मार्जिन रहा है वो है 2.12%। और रेवेन्यू अगर मैं इसका देखूँ, रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो 18% तक का हमें टोटल रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट में हमें 72%, ये काफ़ी अच्छा है, पिछले क्वार्टर से 72% तक का ग्रोथ हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा स्केल किया है। अब मैं आपको कंपेयर करके बता देती हूँ सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको। तो सबसे पहले FY25 क्वार्टर 1 में जो टोटल रेवेन्यू था वो था 83 CR। देन क्वार्टर 4 FY25 में हुआ 85 CR। देन अभी क्वार्टर 1 FY26 में है 101 CR। तो इसमें जो ग्रोथ आया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वार्टर 1 FY25 से क्वार्टर 4 FY25 में ग्रोथ आया था 2.4%, जो कि ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी कम है। 2.4 मतलब डिजिट वाइज देखे, परसेंट वाइज देखे तो ज़्यादा नहीं है, खाली 2 CR का जो है ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा अब पिछले क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो है 18%, यानी Q4 FY25 में अगर देखें और अभी जो Q1 FY26 में देखें तो 18% तक का ग्रोथ है। और अगर मैं अभी नेट प्रॉफिट की आपसे बात करूं तो जो Q1 FY25 का जो नेट प्रॉफिट था वो था 2.4 CR, और Q4 FY25 में जो आया है वो है 1.8 CR, और अभी लास्ट क्वार्टर में Q1 FY26 में जो था वो था 3.17 CR, जो कि बढ़ता हुआ दिखा है। बीच में थोड़ा सा कम हो गया है 1.8 CR में, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है कंपनी का। और अगर इसको मैं परसेंट में बताऊँ आपको, तो जो Q1 FY25 में था उससे नेक्स्ट Q4 के क्वार्टर में माइनस हुआ है, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, 25% तक कम किया है कंपनी ने। फिर ये जो Q4 का था, Q4 25 में जो था, और अभी जो Q1 26 में है उसमें कंपनी ने ग्रोथ किया है 76% का, जो कि अच्छा है। मतलब क्योंकि -25 भी रिकवर किया और देन ग्रोथ भी दिया है, तो ये जो था ये काफ़ी अच्छा है देखने वाइज, परसेंट वाइज ये ग्रोथ ठीक है, अच्छा लगा है। इसके बाद में पेट मार्जिन अगर मैं आपको बताऊं तो पहले था 2.8%, देन हुआ 2.1%, देन हुआ है 3.1%। तो यहाँ थोड़ा सा पहले ठीक था, फिर थोड़ा कम हुआ, देन अभी थोड़ा बढ़ गया है, अगर 3 क्वार्टर को मैं आपको कंपेयर करके जो बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो
अब अगर मैं आपको फ्यूचर का जो क्वार्टर है, नेक्स्ट जो क्वार्टर है, उसके लिए अगर थोड़ा सा एक्सपेक्ट बताऊं एवरेज निकाल करके, तो ये हमारा कुछ निकलेगा ऐसा कि अगर मैं अभी तक जो क्वार्टर में ये लोग रेवेन्यू करते आ रहे थे उसका अगर मैं जो ग्रोथ है उसका एवरेज लिया है मैंने 5.5%, यानी मैं एक एवरेज रेट से 5.5% से अगर नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रो करता है तो इट कैन बी 106 करोड़, मतलब 106 करोड़ तक, या फिर 110 करोड़ अगर थोड़ा सा और ये लोग कर ले तो 8 से 9 करोड़ का हमें डिफरेंस देखने मिल सकता है अगर ये लोग इतना सिक्योर कर पाते हैं टोटल रेवेन्यू तो। और अगर मैं आपसे नेट प्रॉफिट की बात करूं, जो कि एवरेज जो मैंने लिया है पिछले कुछ क्वार्टर्स का, वो है 31%। 31% से अगर ये लोग एवरेज ग्रो कर जाएं नेट प्रॉफिट के लिए तो इट कैन बी 3.8 करोड़ टू 4.15 CR, यानी कि अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा और थोड़ा सा 4 CR तक सिक्योर कर सकते हैं अगर थोड़ा बढ़े इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 3-4% का है। अगर इसमें भी रहे और रेवेन्यू बढ़ा तो भी अच्छा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं और ईयर एंडिंग में एक अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा आपको ईयर एंडिंग्स का प्रॉफिट बता दूं तो FY25 में इस कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू किया था वो था 230 CR। देन FY23 में 207 CR हुआ, जो कि 10% का डिक्रीज़ है। देन FY24 में 247 CR हुआ, जो कि 18% तक कंपनी ग्रो किया है इसने। इसके अलावा FY25 में जो किया है वो है 336 CR, जो कि 37% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले 10% डिक्रीज़ हुआ, देन 18% से ऊपर गया, देन अभी 37% से ऊपर गया है। और नेट प्रॉफिट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले था 32 CR, देन -3 CR हुआ 23 में, 22 में 32 CR, देन 23 में -3 CR यहाँ पे लॉस है, तो ये -109% से गिरा है, यानी 109% तक से डिक्रीज़ हुआ है। देन FY24 में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस कहेंगे, तो वो था 4.7 CR तक का, जो कि अगेन -59% है। और टोटल अगर हम देखें तो ये कुछ 200% तक, या फिर 200 से थोड़ा कम, अगर आप 180% तक ले ले तो इतना कुछ टोटल लॉस का परसेंट है। देन अभी जो एंड हुआ है, अभी जो FY25 एंड हुआ उसमें कंपनी ने 8.4 CR का प्रॉफिट किया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, या लॉस नहीं है। तो ये अगर हम देखें पहले 32, देन 3, देन 4, ये दोनों लॉस, 3 -4, अभी 8, तो यहाँ पे कंपनी ने रिकवर किया है खुद को। और अगर हम ये जो 24 से 25 को मैं कंपेयर करूँ तो 3 से 4% का जो है देखने को, मतलब अगर परसेंटेज वाइज लें तो, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने अपना लॉस भी रिकवर किया है। और मतलब आप टोटल अगर रेवेन्यू देखो, नेट प्रॉफिट देखोगे तो लॉस रिकवर करने के बाद में अगर हम टोटल करेंगे तो बनता है 13 से 14 करोड़ तक का, लेकिन क्योंकि लॉस था उसको अगर हटा दें तो फिर 8.4 CR बचता है, जो कि अच्छा है। कंपनी इस ईयर एंडिंग में भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है अगर सारे क्वार्टर्स या फिर अगले कुछ क्वार्टर्स तक स्टेबल रहे या फिर थोड़ा इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन ईयर एंडिंग के लिए, मतलब अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे अभी एक और क्वार्टर को स्टडी करना है, शायद उसके बाद मैं थोड़ा सा ईयर एंडिंग का एक्सपेक्टेशन बना सकूँ अपना। मुझे कैलकुलेट करने के लिए एक और क्वार्टर का रिजल्ट चाहिए, तो मैं आपसे जो ईयर एंडिंग का एक्सपेक्टेशन है कितना कर सकती है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूँगी कि मैं एक और क्वार्टर का रिज़ल्ट स्टडी करूँ, थोड़ा सा और श्योर हूँ इसके बारे में। हालांकि कंपनी में पोटेंशियल है, लॉस रिकवर करके देन फिर प्रॉफिट भी दिया है कंपनी ने। और ये जो लॉस है आई थिंक हाई एक्सपेंसेस की वजह से है। जैसे मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट है कंपनी की सबसे बड़ी जो, अगर हम देखें मशीन्स में
अगर बल्क में ऑर्डर्स हैं या बल्क में प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पर कंपनी अच्छा सिक्योर कर सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा प्रॉफिट को आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस जो सप्लाई चेन है इसके अंदर। तो इसकी वजह से कुछ जो देखने को मिला बीच में, बट स्टिल कंपनी 2022 के बाद में 2022 में कंपनी ने अच्छा ग्रो किया था। देन 2 ईयर का थोड़ा नेगेटिव है, देन अभी पॉजिटिव है। वैसे पास्ट में क्या किया उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आज क्या कर रही है और फ्यूचर में क्या करेगी ये हमें देखना है। तो अभी कंपनी कोई एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं कर रही है, बट जो भी कर रही है अगर वो अच्छे से ऑपरेट हो पाता है तो भी हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों से आई थिंक आपको ये तो लगा होगा कि हाँ, नेट प्रॉफिट में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी आया है। मतलब पहले कितना ज़्यादा हुआ, देन नेगेटिव में गया, देन अभी पॉजिटिव है। तो ये जो है वोलेटिलिटी हमें देखने मिली है। और ये जो कंपनी ने 200% तक का जो लॉस है वो भी रिकवर किया है। तो एक्सपेक्टेशन तो हैं इस ईयर एंडिंग में भी, बट एज अ डिजिट या फिर एज अ कैलकुलेशन वाइज मुझे Q2 तक का रिजल्ट भी चाहिए है, देन मैं आपसे शेयर करूँगी। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं। खैर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी कोई एक्सपेंशन मोड नहीं है कंपनी का, या फिर अभी कोई ऐसा बड़ा केपिक्स भी नहीं कर रही है जिससे हमें ये लगे कि हाँ, सेल्स में बहुत ग्रो देखने मिल सकता है। हाँ, ये है, सेल्स ओवर टाइम बढ़ती ज़रूर रहेगी, एक स्टेडी ग्रोथ हम कह सकते हैं। और कंपनी ने ये भी बोला है कि हम 100% यूटिलाइजेशन पे जाएंगे। तो हाँ, सेल्स बढ़ रही है, लेकिन इतना नहीं है कि उन्हें केपिक्स करना पड़े अच्छे से, मतलब हाई मोड पे कह सकते हैं, एग्रेसिवली केपिक्स करना पड़े, वो भी नहीं है। बट हाँ, ये है कि एक्सपैंड तो कर ही रही है। नॉर्थ अमेरिका वाला जो कह सकते हैं हम न्यू फैसिलिटी जो खोला है यूएसए में, ये एक एक्सपैंड का तरीका है। प्लस जो यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ करने की बात है, और जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आज कोई नया क्लाइंट आता है ब्राइट ब्रदर्स के पास में, जो कि किसी और नए सेक्टर में है, जैसे कोई कुछ नया ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे, जैसे लैपटॉप्स वगैरह में काफ़ी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, तो वैसा कुछ है, या फिर कोई भी मोबाइल इंडस्ट्री से है, तो वो भी एक क्लाइंट बन जाएगा। और इसके लिए भी फिर कंपनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर भी तो फ़ायदा हो सकता है। तो अब ये क्लाइंट वाला जो है ये भी एक्सपैंड करने का ही तरीका है। अगर नए नए क्लाइंट्स जुड़ते हैं, अगर वैल्यू एडिशन देती है कंपनी, तो नए क्लाइंट्स जो हैं जुड़ने का भी जो एक एक्सपेक्टेशन है बढ़ जाता है नए नए सेक्टर से, जो हाई ग्रोथ सेक्टर हैं उनसे। अब जो चीज़ें जो मुझे लगती है कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, तो अगर नंबर्स में देखें, नंबर्स में क्या किया जो कुछ भी है, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड हम कह सकते हैं। मतलब हाँ, ठीक है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, एक मिड रेंज में हम कह सकते हैं। 3 करोड़ का जो प्रॉफिट है एक क्वार्टर में इन्होंने सिक्योर किया है। हाँ, ये है कि अगर यही ग्रोथ बना रहे तो ईयर एंडिंग तक एक अच्छा जो प्रॉफिट है हमें देखने को मिल सकता है। जैसे FY25 के एंडिंग में इन्होंने 8 CR का जो है प्रॉफिट सिक्योर किया था, नेट प्रॉफिट। अगर 3, 4, 5 करोड़ हर क्वार्टर में ये लोग करते रहें, तो एंड में जाते जाते हमें लगभग हम कहें 18 से 20 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है देखने को मिल सकता है, नेट प्रॉफिट। और ये डिपेंड भी करता है टोटल रेवेन्यू पे और प्रॉफिट मार्जिन पे भी। जैसा मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि मुझे लगता है ये एक जो सप्लाई चेन है उसके बीच में फंसी हुई है। अगर डिमांड डिपेंडेंसी है दूसरे ब्रांड पे, यानी अगर ये कंपनी जो है इसको, अगर ये जो ब्राइट ब्रदर्स है इनको ऑर्डर दे रही है, अगर इसके पास ये डिमांड नहीं है तो फिर ये ऑर्डर लेके, मतलब ये ऑर्डर देंगे भी क्या। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक कंसर्न है। इसके अलावा जो प्रॉफिट मार्जिन को लेके तो है ही, और कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मुझे और थोड़े से क्वार्टर्स को स्टडी करना है, एटलीस्ट Q2 तक मुझे देखना है। तो मुझे हाँ, इस ईयर के लिए बनेगा। अभी तो ईयर स्टार्ट हुआ है, तो मैं कुछ पिछले क्वार्टर से तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन स्टिल मुझे एक और क्वार्टर को स्टडी करना है। और जो मुझे लगता है कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग अच्छा करते रहे, तो ये जो लॉस बनाया था बीच में, ये सब रिवर्स हो जाएगा। यानी ये सब जो कंपनी का जो बीच में फेज़ आया, ये सब रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक फेथ है कंपनी में, ऐसा नहीं है। बट यहाँ जो मुझे लगता है थोड़ा सा
प्रॉफिट मार्जिन को लेके मेरा कुछ ज़्यादा ही कंसर्न है और डिमांड डिपेंडेंसी को लेकर भी है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर ये सही चलता रहा और नए क्लाइंट्स बनते रहे कंपनी के, या फिर जो ग्रोथ वाला सेक्टर है ग्रो होता रहा, नए नए सेक्टर अगर जुड़ते रहे, जैसे रेलवे का सेक्टर है जिसमें कंपनी ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर अगर हम देखें, जैसे अभी रेलवे का कोई ऐसा नहीं है कि इन रेलवेज़ में बढ़ता रहता है, वो ऑल ओवर एक्सपैंड करते रहते हैं, तो वहाँ से अच्छा इनको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। प्लस इनका जो B2C बिज़नेस है जो मैंने बताया था, एक ब्यूटी और हेयर केयर को लेकर, और एक जो हाउस होल्ड के आइटम्स है, तो यहाँ से भी सेल्स जनरेट हो सकता है। बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा मैं वही कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और इसको स्टडी करना है और इसके क्वार्टर्स को स्टडी करना है देन। और क्योंकि कंपनी अभी कोई बड़ा एक्सपेंशन नहीं कर रही है, तो कोई बड़ा वो भी नहीं है, कोई बड़ी होप भी नहीं लगा सकते कि हाँ, हालांकि सेल्स बढ़ रहे हैं, 100% यूटिलाइजेशन पे आएगा और बढ़ेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का डिमांड कहीं कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर के लिए डेफिनेटली मेरी है कि हाँ, शायद करेगी कंपनी। बाकी मैं Q2 के रिज़ल्ट के बाद में आपको और इसके जो अपडेट्स है वो शेयर करूँगी, क्या रिज़ल्ट रहा, अब क्या मैं सोचती हूँ इस कंपनी के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी मुझे नया अपडेट मिलता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड के बारे में, तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। टिल देन आप भी अपना रिसर्च चालू रखिए इस कंपनी पे। मुझे बताइए आपको क्या नया मिलता है जानने के लिए, या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना रेंज है कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। हालांकि अभी इसका जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो भी काफ़ी ऊपर गया था आफ्टर 2022। तो स्टॉक प्राइस तो इसलिए कि अगर मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है, ऑपरेशनल चीज़ें हो रही है, प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, तो वो तो इज़ लाइक अ बाय प्रोडक्ट, वो तो जाएगा ही। एंड ऑफ द डे वो चीज़ तो सुधर ही जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस कंपनी के बारे में जो सोचा, वो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी आप क्या सोचते हो वो मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, किसी ना किसी बिजनेस मॉडल को मैं आपसे एनालाइज करती ही रहती हूँ, डिस्कस करते ही रहते हैं, तो कोई और वीडियो डेफिनेटली मैं बिजनेस मॉडल के ऊपर बनाऊंगी। बाकी तब तक आप अपना रिसर्च करिए, और किस किस कंपनी का आपको बिजनेस मॉडल एनालिसिस चाहिए है मुझे बताइए, और इस कंपनी के बारे में क्या व्यूज़ है वो भी मुझे बताइए। टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू सो मच।